दोस्तों, अब क्या चीनी के बाद मक्का और चावल भी महंगे होंगे? E20 का किसान, पशु चारा और दूध पर भी क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, क्या आने वाला है महंगाई का बड़ा दौर? पिछले कुछ दिनों से चीनी के दामों में जिस तरह तेजी दिखाई दे रही है, उसने आम आदमी से लेकर किसान और व्यापारियों तक की चिंता बढ़ा दी है। 20 जुलाई 2026 को सरकार के आंकड़ों के अनुसार की औसतन कीमत करीब 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त को लगभग 65 रुपए तक पहुंच गई। यानी सिर्फ एक महीने में करीब 16 से लेकर 20% तक चीनी में तेजी आई है। और बाजार के कुछ हिस्सों में तो जो पैकेट में कंपनियां देती हैं अपनी चीनी, उनकी कीमतें तो इससे भी ज्यादा देखी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति को सरकार ने संभालने के लिए 10 लाख टन चीनी को ड्यूटी फ्री करके और उसको बाहर से यानी कि दूसरे देश से मंगाने की जो प्रक्रिया थी उसको तेजी से कर दिया है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर E20 के लिए एथेनॉल की जरूरत लगातार बढ़ती रही तो क्या आने वाले समय में मक्का, चावल और इन सब की मांगे, जो बाजरा है, उनकी मांगे क्या और भी तेजी हो जाएंगी और इनकी कीमतों में क्या और बढ़त होगी? और अगर मक्का और चावल ही महंगे हुए तो फिर असर पशुओं के चारे पर भी पड़ेगा। क्या भैंस और गाय पालने वाले किसान की लागत बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में दूध की जो कीमतें हैं क्या वो भी महंगी हो सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझिए E20 क्या है। E20 का मतलब है पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो ऑयल है वो है, और बाकी 80% जो शुद्ध पेट्रोल होता है वो होता है। इथेनॉल बनाने के लिए अलग अलग फीड स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गन्ने का रस, गन्ने का भूसा, फीड स्टॉक और जो बाजरा होता है उसको, राइस से भी इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया हो सकती है। इसमें कुछ दूसरे अनाज भी शामिल हैं। यही वजह है कि एथेनॉल पॉलिसी अब सिर्फ पेट्रोल की कहानी नहीं रह गई है, यह सीधे एग्रीकल्चर और फूड मार्केट को भी जोड़ने लगी है। क्योंकि जिस चीज से एथेनॉल बनेगा उसकी मांग बढ़ेगी, और अगर मांग बढ़ी तो फिर सप्लाई भी चाहिए उसी अनुपात में, और सप्लाई अगर नहीं दे पाए तो उससे सीधी कीमतें बढ़ेंगी। अब जानते हैं चीनी इतनी महंगी क्यों हुई। यहां सबसे जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। बनने का सिर्फ एक कारण एथेनॉल नहीं है। सरकार ने हाल ही में साफ कहा कि हालिया प्राइस है जो वो सिर्फ एथेनॉल के कारण ही शुगर के नहीं बढ़े हैं। सरकार के अनुसार इस साल शुगर प्रोडक्शन का जो अनुपात है लगभग 306 लाख टन रहा है, जबकि शुरुआती जो अनुमान था वो 343 लाख टन था। यानी उत्पादन है जो वो गन्ने का वो भी कम हुआ है, जिससे 11% की कमी आई है। इसके पीछे गन्ने की पैदावार, मौसम की मार, ऐसी समस्याएं बताई जा रही हैं कि बीमारी आई हुई है खेत में, जिसके कारण जो प्रोडक्शन होना था गन्ने का वो नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ अगस्त से लेकर नवंबर तक भारत में जो त्योहारों हैं वो बहुत सारे होते हैं। इनका सीजन अब आ रहा है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, शादी ब्याह जैसे अवसर, जिनमें मिठाइयों की खपत बहुत ज्यादा होती है और चीनी का मिठाई से सीधा संबंध है। एक तरफ सप्लाई कम और दूसरी तरफ डिमांड ज्यादा, और जब किसी कम्युनिटी में सप्लाई टाइट हो जाए और डिमांड बढ़ जाए तो कीमतें बढ़ना लाजमी है। इसी कारण सरकार ने 10 लाख टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य बाजार में सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रण करना है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कीमत के दाम आगे और भी बढ़ सकते हैं? क्या चीनी यही रुक जाएगी या इसके दाम और महंगे होंगे? इसका निश्चित जवाब कोई नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सारी चीजें प्रोडक्शन और डिमांड पर डिपेंड होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर उत्पादन कम होता है, अगर घरेलू उत्पादन उम्मीद से कम रहा और बाजार में स्टॉक है जो उस पर दबाव पड़ा, तो निश्चित ही फिर चीनी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसका दूसरा कारण एक और हो सकता है, के कारण बढ़ती हुई मांग, और तीसरा कारण साफ स्पष्ट है, अब नई फसल कटेंगी तो चीनी आने का एक ये भी जरिया है। अगर प्रोडक्शन ठीक ठाक हुआ, बीमारी से बचे रहे, तो ये जो प्राइस हैं वो रुक सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार ने और भी कई कदम उठाए हैं। जैसा कि मैंने बताया, 10 लाख टन ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा शुगर स्टॉक रखने वाले जो बड़े व्यापारी हैं, जमाखोरी हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जरूरत से ज्यादा या समय से ज्यादा समय तक वो अपने पास ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकते। इसलिए यह कहना कि चीनी की कीमतें में बढ़ सकती हैं या नहीं, यह कहना भी उचित नहीं होगा। लेकिन अगर सप्लाई टाइट रही तो कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।
मक्का महंगा होगा। उसके बाद फिर हम आपको चावल के बारे में भी बताएंगे। यहीं से कहानी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मक्के का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है। 2025-26 से मक्का फीड स्टॉक का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इंडस्ट्री एथेनॉल के अनुसार मक्के की हिस्सेदारी एथेनॉल प्रोडक्शन में भी लगभग 45% है। अब सोचिए, मक्के की मांग पहले से ही किन किन जगहों पर होती है। पोल्ट्री फीड, पशु आहार, स्टार्च इंडस्ट्री के अंदर और अब एथेनॉल इंडस्ट्री में भी होने लगी है। मतलब एक ही फसल के लिए कई अलग अलग खरीदार हो गए हैं। लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है कि मक्के का भाव सिर्फ एथेनॉल तय नहीं करता। मक्के की कीमत पर असर डालने वाले कई फैक्टर हैं कि किसान कितना एरिया मक्का लगाते हैं, मौसम कैसा रहता है, उसके साथ साथ उत्पादन कितना होता है, और साथ में पोल्ट्री इंडस्ट्री है जो उसकी डिमांड क्या है, और साथ में क्योंकि पशुओं का चारा है ये, पशु फीड की डिमांड क्या रहती है, और साथ साथ जो इथेनॉल वाली कंपनियां हैं वो कितना बाजरा खरीदना चाहती हैं, और फिर इसके साथ आती है सरकार की इथेनॉल पॉलिसी, वो क्या रहती है। अगर किसान ज्यादा मक्का बोते हैं और उत्पादन तेजी से बढ़ता है तो एथेनॉल की बढ़ी हुई डिमांड के बावजूद कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर डिमांड तेजी से बढ़ी और प्रोडक्शन उसी गति से न बढ़े तो भाव में तेजी आ सकती है। मक्के के लिए आने वाले समय में डिमांड का एक नया मजबूत पिलर एथेनॉल बन चुका है। अब अहम बात चावल की कर लेते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में चावल की डिमांड है जो वो बहुत ज्यादा रहती है और कुछ स्टेटों का तो ये एक भोजन दिनचर्या का हिस्सा है, इसलिए चावल का मामला थोड़ा अलग है। अगर मक्का महंगा होता है और इसकी प्रोडक्शन कम मिलती है सरकार को तो इथेनॉल इंडस्ट्री के लिए राइस एक महत्वपूर्ण इसका अल्टरनेट फीड स्टॉक बन सकता है। यहाँ एक चैन बन सकती है। मक्का महंगा तो इथेनॉल इंडस्ट्री के पास एक अल्टरनेट है चावल, और अगर चावल की तरफ अगर इंडस्ट्री लिखाती है देखती है तो उसके बाद फिर जो राइस है, राइस मार्केट पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे भारत में खाने वाले चावल के दाम सीधे उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे, क्योंकि राइस मार्केट होते जो वो बहुत बड़ा है और सरकार के पास फूड सिक्योरिटी के लिए स्टॉक्स काफी मात्रा में रखा होता है। इसलिए राइस के भाव में असर इस बात पर निर्भर करेगा कि एथेनॉल के लिए कितना राइस इस्तेमाल किया जाना चाहिए या कितना इस्तेमाल होता है। और इसके बाद एक सीधा सा सवाल बनता है, अगर मक्का और चावल दोनों महंगे हो गए तो पशुओं के बारे में क्या होगा फिर, पशुओं का चारा भी, क्योंकि ये एक अहम है। अब यह हिस्सा किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। मक्का पशु आहार है और इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट भी होते हैं, और इसके साथ साथ मक्के को जो पॉलीफीड होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियां। अगर मक्के का भाव बढ़ता है तो कंपाउंड फीड जो कंपनियां हैं उनकी लागत बढ़ सकती है, और अगर फीड महंगा होता है तो पशुपालक है जो उनकी लागत बढ़ जाएगी, और अगर ये सारी चीजें महंगी होती हैं तो फिर इसके साथ साथ दूध भी महंगा हो सकता है। अब कहानी को एक चैन के रूप में समझिए। अगर इथेनॉल की कीमत बढ़ती है, एथेनॉल की मांग बढ़ती है तो मक्का की इंडस्ट्री डिमांड बढ़ सकती है, और अगर मक्के की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस पर दबाव पड़ सकता है। फिर फीड इंडस्ट्री की लागत बढ़ सकती है, पालक की फीड की कॉस्ट बढ़ सकती है। रिजल्ट है जो वो दूध उत्पादन के साथ दूध की लागत भी बढ़ सकती है। इसमें एक फायदे की बात यह हो सकती है कि किसानों को फायदा हो सकता है, क्योंकि मक्के के अगर प्राइस बढ़ते हैं, चावल के प्राइस बढ़ते हैं तो उनको अच्छे रेट मिल सकते हैं, और साथ ही एक किसान का फायदा दूसरे किसान का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग पशु पालते हैं उनके हर चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। सरकार के पास ऐसे में कई ऑप्शन होते हैं। सरकार इथेनॉल के लिए अलग अलग फीड स्टॉक का संतुलन इस्तेमाल कर सकती है। सरकार फूड सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त राइस स्टॉक रख सकती है। जरूरत पड़ने पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में बदल सकती है। सरकार बड़े ठेकेदारों पर जो बड़े बैठे हुए हैं उन पर स्टॉक लिमिट भी लगा सकती है, जो कि अभी लगा दिया गया है चीनी के मामले में। और इसके साथ साथ अगर सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो इथेनॉल जो पॉलिसी है उसमें भी बदलाव कर सकती है। और इसके साथ साथ किसानों को एक सिग्नल दिया जा सकता है कि जिससे वो ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? सबसे पहले बताया जा रहा है कि चीनी की मौजूदा कीमतों में तेजी का मतलब सिर्फ E20 नहीं है। आंकड़ों के अनुसार जो प्रोडक्शन है की उसमें कमी आई है। कमी आने का जो मेन कारण बताया जा रहा है वो बीमारी बताया जा रहा है, और साथ साथ मौसम की मार भी है। और ऐसे दौर में साथ ही एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होने लगी है
तो गन्ना उधर चला जाता है, जिसके कारण ये प्राइस टाइट हुए हैं। राइस के प्राइस इस बात पर निर्भर करेंगे कि एथेनॉल जो प्रोडक्शन है उसमें राइस का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अगर गन्ने का इस्तेमाल कम किया गया, उसकी जगह अगर राइस को देने लग गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। सरकार को तय करना है कि किसको कितने परसेंटेज पर लिया जा सकता है। अगर मक्का फीड ज्यादा लंबे समय तक महंगे रहे तो पशुपालकों के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे आम आदमी की रसोई तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे दूध की जो कीमतें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगी। आज चीनी महंगी हुई है, कल मक्का महंगा हो सकता है और फिर नंबर अगला दूध का भी हो सकता है। तो आने वाले समय में सिर्फ पेट्रोल पंप पर E20 को देखना ही काफी नहीं होगा। E20 का असर खेत तक पहुंच चुका है और खेत से मंडी तक और मंडी से पशु चारे तक और पशु चारे से लेके दूध की कीमतों तक। यानी एथेनॉल की कहानी अब सिर्फ फ्यूल की कहानी नहीं रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में सरकार एथेनॉल के लिए बाजरा और राइस की मांग को किस तरह संतुलित करती है और दूसरी तरफ किसानों को उसकी फसल का कितना भाव मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में मक्का और चावल भी चीनी की तरह तेजी से दिखेंगे? इसका जवाब आने वाले सीजन की जो फसल का समय होगा कटाई का, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हमारी वीडियो एक दिन पहले आ जाती है। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा।